आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और आज एक हम नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं यूरोप में बिटवीन रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान एक डायरेक्ट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड प्रोबेबली ताइवान इन द कमिंग टाइम्स विल आल्सो बिकम जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। लेकिन एक और जगह जहां पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गया इस समय, वो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। और खास बात क्या है अर्मेनिया और अजरबैजान की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में कि इस पॉलिटिक्स में इंडिया और पाकिस्तान, उन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज इंडिया अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं सपोर्ट जब मैं यूज कर रहा हूँ मतलब आर्म्स की सप्लाई, तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ आर्म्स टू अर्मेनिया कर रहा है और पाकिस्तान इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ आर्म्स सप्लाई टू अजरबैजान। तो इस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में इमर्ज कर रहा है, जहां पे इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनको हमें समझना जरूरी है। और इसके आज के इस सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये दो न्यूज देख सकते हैं आप। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो JF-17 फाइटर जेट्स अजरबैजान को भेजने जा रहा है और इंडिया भी 2000 करोड़ का आर्म्स एक्सपोर्ट डील अर्मेनिया के साथ किया है, जहां पे मिसाइल, रॉकेट और एम्यूनिशंस को इंडिया अर्मेनिया को सप्लाई करने जा रहा है। तो इन चीजों को आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई केवल एक ज्योग्राफी की लड़ाई है या एक धर्म की भी लड़ाई है। इन दोनों चीज को आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको अनअकैडमी आईएएस के स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप इस एग्जाम को कम से कम टाइम में निकालना चाहते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी और इस एग्जाम को स्मार्टली अप्रोच करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ आपको रिवीजन और नोट्स मेकिंग, इन दोनों चीज की भी इंपॉर्टेंस आपको पता रहना चाहिए। और कैसे रिवीजन और नोट्स मेकिंग करना है सो दैट आपका प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके, इसके लिए आप एक फ्री वेबिनार 25 अक्टूबर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस की बात करें तो करोल बाग की इंग्लिश मीडियम में बैचेस 24 अक्टूबर से, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर से, प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन डेट के, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आगे बढ़ने के पहले ये समझ लेते हैं कि अर्मेनिया अजरबैजान की ज्योग्राफी है क्या। तो अर्मेनिया अजरबैजान आप देख सकते हैं इधर आते हैं, और ये दोनों कंट्री जो हैं वो पुराने सोवियत यूनियन के मेंबर रह चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सोवियत यूनियन काफी बड़ा सा एक यूनियन था जिसमें बहुत सारे सोशलिस्ट कंट्री थे, और उसी में अर्मेनिया और अजरबैजान था। तो अर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई है वो बहुत पहले से थी। जब ये सोवियत यूनियन में एक साथ थे तो लड़ाई थोड़ी सी सबसाइड हो गई थी, लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद से इनकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये देख सकते हैं आप, अर्मेनिया इस तरफ है और अजरबैजान इस तरफ है, और इन दोनों की जो लड़ाई है वो प्राइमरली इस पर्टिकुलर एरिया की लड़ाई है, जिस एरिया को आप जानते होंगे शायद, नागोर्नो कैराबाक वाला रीजन। ये रीजन दोनों क्लेम करते हैं कि उनका है। ऑल्दो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये इस समय ऑफिशियली अजरबैजान के अंदर है, बिकॉज आप देख सकते हैं अजरबैजान का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके अंदर ये लाई करता है। तो इंटरनेशनली नागोर्नो कैराबाक को इस समय अजरबैजान के टेरिटरी माना जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं वो हमेशा से एक तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं और एक तरीके से सेपरेशन की मांग करते हैं, बिकॉज वो अपने आप को अर्मेनिया के अंदर रहना चाहते हैं, वो अर्मेनिया के कंट्रोल में रहना चाहते हैं। और ये इसीलिए है बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो अजरबैजान एथनिसिटी के नहीं हैं, वो एथनिसिटी अर्मेनिया के हैं। तो वो अर्मेनियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। अब अर्मेनियन एथनिसिटी का मतलब कि जो अजरबैजान है इसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन। सो 96% पीपल इन अजरबैजान आर मुस्लिम। और अर्मेनिया में जो लगभग 90 से 92% तक लोग जो हैं वो हमारे क्रिश्चियनिटी के हैं। तो ये
और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है इस पर्टिकुलर एरिया के स्ट्रगल को। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो एथनिक अर्मेनियंस हैं, वो अपने आप को अज़रबैजान के कंट्रोल से हटाकर अर्मेनिया के कंट्रोल में अपने आप को डालना चाहते हैं और इसीलिए अर्मेनिया जो है वो यहाँ के लोकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो अज़रबैजान को पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पे एक तरीके से अपने कंट्रोल की लड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, इसमें एक तो ज्योग्राफी की लड़ाई है ही, लेकिन दूसरी लड़ाई आप देख सकते हैं कि रिलीजन की भी लड़ाई है। अगर ये दोनों सेम रिलीजन के होते तो हो सकता है ये इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता। ये आप सेम सोच सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, इंडिया श्रीलंका के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलीजन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज जो लीडर्स हैं वो रिलीजन को फिर गलत तरीके से यूज करते हैं अपने आप को पावर में रखने के लिए। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो ये डेमोग्राफी देख सकते हैं कि अर्मेनिया जो है वो एक क्रिश्चियन मेजोरिटी पॉपुलस कंट्री है, एंड अजरबैजान इज प्राइमरली अ इस्लामिक कंट्री, 97% पीपल आर इन मुस्लिम। अब ये जो बैटल है क्या, वो मैंने आपको बताया अभी कि जो नागोर्नो कैराबाख का रीजन है वो ऑल्दो अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन ये आपके जो यहाँ के लोग हैं वो एथनिक अर्मेनियंस हैं, और जिसकी वजह से वो हमेशा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं ये एथनिक अर्मेनियंस हैं और ये हमेशा से अपने आप को अजरबैजान से अलग करना चाहते हैं, और इसीलिए इन दोनों के बीच में वॉर चलता है। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया उसके बाद पहला ना वॉर हुआ अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। फाइनली फिर 1994 तक सीज फायर हुआ, लेकिन एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया, और लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिसेंट टाइम्स में 2020 में अगेन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में सेकेंड वॉर हुआ, और उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, ऑल्दो इट वाज स्मॉलर देन 1991 वॉर। बट इन दोनों के बीच में इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ बैटल होते रहता है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है इसमें, बिकॉज आप देखिए ये अर्मेनिया और अजरबैजान, अर्मेनिया के बगल में आपको कंट्री दिख रहा होगा टर्की, और अजरबैजान के बगल में कंट्री दिख रहा होगा रशिया। अब ये सारे कंट्रीज भी इस पर्टिकुलर बैटल में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉक्सी वॉर होता है तो बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अर्मेनिया जो है, क्योंकि ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, तो इसको टर्की सपोर्ट नहीं करता, टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, बिकॉज अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम पॉपुलस कंट्री है, तो टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान जो है वो भी अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है तो अर्मेनिया को बाय डिफॉल्ट कौन सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो रशिया दोनों को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ये दोनों सोवियत यूनियन के ही कंट्री थे, बट रशिया प्राइमरली अर्मेनिया को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो फ्रांस हो गया वो भी इस समय अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते कैसा प्रॉक्सी बैटल यहां पे चल रहा है, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों का बहुत बड़ा रोल यहां पे देखने को नजर आ रहा है। अब अगर हम पाकिस्तान और अजरबैजान की बात करें तो पाकिस्तान अजरबैजान का आप दोस्ती देख सकते हैं बहुत गहरा है। रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां पे JF-17 फाइटर जेट्स को अजरबैजान भेजेगा। ये जो JF-17 फाइटर जेट्स है ये पाकिस्तान और चाइना मिल के बनाते हैं। 2017 में आप देख सकते हैं टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके का ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइज को बढ़ाने के लिए। और इनफैक्ट अजरबैजान वो कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ऑन द कश्मीर इशू, और दूसरी तरफ अर्मेनिया कश्मीर इशू में इंडिया को सपोर्ट करता है। मतलब आप देख सकते हैं टर्की जिसका ऑलरेडी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पाकिस्तान का तो आप जान ही रहे हैं, अजरबैजान, तो ये तीनों मिलके इंडिया के इन्फ्लुएंस को उस पर्टिकुलर एरिया में कम करने का प्रयास हमेशा से करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्मेनिया जो है वो इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं आप JF-17 फाइटर जेट, अजरबैजान के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसमें यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंडिया और अर्मेनिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है इस समय, और ये रिलेशन बहुत पुराना है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि द अर्मेनियन बिजनेस कम्युनिटी हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर ओवर सेंचुरीज। Kolkata has become one of the oldest Armenian churches and a school. Armenia's first constitution was drafted in Chennai.
और पिछले 3, 4, 5 साल में जब से अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ी है, तो इंडिया हैज इमर्ज एज अ मेजर वेपन सप्लायर टू अर्मेनिया। हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रैडर रेडार्स, एम्यूनिशन एंटी टैंक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी हम देने जा रहे हैं, और आस्त्रा मिसाइल को भी इंडिया जो है वो सप्लाई करने जा रहा है। और इस केस में फ्रांस जो है, जो मैंने पहले भी कहा कि फ्रांस इज द ब्रदर ऑफ इंडिया इन द वेस्ट, तो फ्रांस में इंडिया के साथ मिलकर अर्मेनिया में मास्टर 200 रेडार्स और मिस्ट्रल मिसाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स को भी भेजने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज का बहुत ज़्यादा आर्म सप्लाई इस पर्टिकुलर एरिया में है, और इंडिया के लिए इनफैक्ट अर्मेनिया और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाउ व्हाट आर द माय टेक्स? पहला टेक मेरा ये है कि रिलीजियस क्लैशेस आज के दौर में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है इस समय, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का भी जो प्रॉब्लम है वो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो रिलीजियस क्लैशेस हैव बिकम मोर कॉमन। दूसरा यूनिपोलर और मल्टीपोलर विच इज़ बेटर, यू नो दैट 2008 के पहले हम लोग एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रहते थे, अमेरिका की हेजेमनी हुआ करती थी। 2008 के बाद से हम लोग कॉन्स्टेंटली मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास पावर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनरली लोगों का कहना था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे पावर का डेमोक्रेटाइजेशन होगा, ये वर्ल्ड ऑर्डर बेटर होगा एज कम्पेयर टू एक कंट्री जिसके पास सारा पावर हो। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो अगर प्रिंसिपली बात किया जाए तो यूनिपोलर वर्ल्ड जहाँ पे सारा पावर एक कंट्री के पास था वो अच्छा नहीं है। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो इस समय हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में। अगर चाइना मान लीजिए आज नहीं होता, मान लीजिए इंडिया की भी इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो रशिया यूक्रेन पे कभी अटैक करता? नहीं करता, बिकॉज़ रशिया को पता है कि अमेरिका इसके ऊपर और वेस्ट पूरा मिलके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाएगा। आज रशिया को ये बात पता है कि तुम भाई सैंक्शन लगा भी दो, आई हैव मेनी अदर पार्टनर्स, हम चाइना के साथ ट्रेड कर लेंगे, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लेंगे। तो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया के पास ऑप्शंस है जो पहले नहीं था। इसलिए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑल्दो देखने में काफी खराब चीज है, बट इन रियलिटी अगर हम लोग देखा जाए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज बिकमिंग मच मोर chaotic, मच मोर मेसियर। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य मंडल सिद्धांत इज बैक। कौटिल्य ने, आपको पता है, बहुत ही पहले ये कहा था कि नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, और लैंड की लड़ाई हमेशा से होते रहेगी। और जो ग्लोबलाइजेशन के दौर पर ये खत्म हो चुका था, इन रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा था, लेकिन आज नेबर नेबर का जो नेचुरल एनिमी वाला लड़ाई है वो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बहुत हद तक साबित हो रहा है। इंडिया चाइना का आप देख लो, और चाइना भूटान, चाइना नेपाल सबका देख लो। चाइना इज बिकमिंग अ न्यू आर्म सप्लाई विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो चाइना जो है वो धीरे धीरे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनाने के लिए खुद कुछ नहीं करता है, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इन चीज़ों में, पाकिस्तान को एज अ पपेट स्टेट यूज कर रहा है। जैसे इंडिया को परेशान करना है तो पाकिस्तान के थ्रू करो, अर्मेनिया को आर्म सप्लाई, अजरबैजान को आर्म सप्लाई करना है तो पाकिस्तान के थ्रू करो। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वाई इट इज बिकमिंग पपेट स्टेट ऑफ चाइना। तो चाइना इन जनरल एक नया आर्म सप्लाई अब बनते हुआ आ रहा है, जो अभी तक प्राइमरली अमेरिका और रशिया हुआ करता था, बट रिसेंट टाइम में चाइना हैज ऑल्सो बिकम ग्लोबल आर्म सप्लायर। सो आपके कोई और व्यू है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।